are learning dynamics of machinery, and there is a second module is a static and dynamic force analysis. Okay, again, if you are any textbook or TechMax, then please open it. एक बार चेक करो और उसका वेटेज भी चेक करो. आई एम श्योर इसको देखने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिसाइड कर रहे थे कि इतना लेंदी, इतना वास्ट मैं क्यों करूं सिर्फ 10 से 12 मार्क्स के लिए. इससे अच्छा तो मैं उसको स्किप कर दूं. ओके, बट गाइस ये काफी सिंपल चैप्टर है. क्यों सिंपल है? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ आपको हार्डली 3 to 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं और 2 डेरिवेशन करने हैं, एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए और एक न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर डेफिनेटली आता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में और बिटवीन 2 to 6 ये क्वेश्चन जरूर रहेगा. तो इसको स्किप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये 10 से 12 मार्क्स आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी. ओके, so without wasting time, let's start. Okay, what do you mean by static and dynamic? This static means what? It is a force which never changes with respect to time. जो वक्त के साथ कभी बदलता नहीं वो होता है स्टैटिक. तो वक्त के साथ क्या बदलता नहीं है? That is a gravitational force. Its own weight. So W is equal to mg is nothing but static force. उसका मास, उसका weight, उस बॉडी का वेट कभी चेंज नहीं होगा, तो वो होगा स्टैटिक फोर्स. एंड व्हाट अबाउट डायनामिक फोर्स? बचपन में मम्मी ने सिखाया होगा न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू मा, F इज इक्वल टू मा. तो F क्या होता है? दैट इज अ डायनामिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स. M फॉर मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन. If I change the distance, if I change the distance, if I change the velocity, then acceleration will be also change. तो एक्सेलरेशन चेंज होगा तो it will become variable force or it is a nothing but dynamic force. Got it? Static force means its own weight, its own mass, and dynamic force means inertia force. F is equal to ma. Okay, so अभी ये कभी फुर्सत से पढ़ लेना ये डेफिनेशन. आई एम श्योर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा. यहाँ पे बोला क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं इनर्शियल फोर्सेस को निग्लिजिबल कंसीडर करता हूँ एज कम्पेयर टू स्टैटिक फोर्स, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फोर्स एनालिसिस. ये मेरा शॉर्टकट है. अगर यहाँ पे डायनामिक फोर्सेस निग्लिजिबल है, यहाँ पे इनर्शियल फोर्सेस निग्लिजिबल है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फोर्स. इफ आई कंसीडर inertia forces as well as static forces, then it is called as a dynamic force analysis. Okay. Second, तो ये रिजिड बॉडी क्या होता है, इनर्शिया फोर्स क्या होता है. इनर्शिया फोर्स मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको. इनर्शिया फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू मा. तो F इज इक्वल टू माइनस mf लिखा है. माइनस इंडिकेट डी एक्सेलरेशन, F इंडिकेट्स लीनियर एक्सेलरेशन. ओके, फाइन. सो M फॉर मास, A फॉर एक्सेलरेशन. नेक्स्ट आपको याद रखना है इनर्शिया टॉर्क. टॉर्क का अगर फॉर्मूला पता होता है तो क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. आई फॉर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. गाइस फोर्स का कन्वर्जन है टॉर्क में, M का कन्वर्जन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एंड एक्सेलरेशन का कन्वर्जन है एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा में. सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. बस इतना फॉर्मूला याद रखना, डोंट गो इन डेप्थ. Next is mass moment of inertia. Okay, this is a rigid body and we are considering n number of particles. m1, m2 up to mn तक. उसका रेफरेंस एक्सिस से उसका डिस्टेंस है k1, k2, k3 and up to kn. Okay, so यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक डेरिवेशन सॉल्व किया हुआ है. तो टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी मुझे निकालना है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा सबके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. सो m1 k1 स्क्वायर प्लस m2 k2 स्क्वायर प्लस m3 k3 स्क्वायर अप टू mn kn स्क्वायर. ओके, सो अप टू mn kn स्क्वायर. सो फाइनली आपको मिलेगा I इज इक्वल टू mk स्क्वायर. सो गाइस ये डेरिवेशन कभी आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए. तो k इज द रेडियस ऑफ gyration. So K basically होता है क्या? It is defined as the distance from the
गिवन रेफरेंस लाइन वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम पकड़ के चले कि वो सीजी है और उसका रेफरेंस एक्सिस से उसका जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। गॉट इट। ओके, तो ज्यादा पढ़ना नहीं क्योंकि इसका ज्यादा वेटेज है नहीं है। सो यहाँ पे मैंने टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो फिलहाल हम देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में अगर आप मॉडल 3 पहले कर चुके हैं देन यू विल नो अबाउट द सिंपल पेंडुलम। आपको सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होगा फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π अपॉन जी अपॉन एल। ये अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप थर्ड मॉडल करोगे आपको इसका आइडिया आ जाएगा। तो वहां पे टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, तो 2π अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी बन जाएगा। बट यहाँ पे गाइस सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कंपाउंड पेंडुलम के ऊपर। ओके, तो आपको फोकस करना है इस फॉर्मूला पे और वो भी स्पेशली इस फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे बेसिकली टीपी होता है 2π अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी एल। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, रट्टा मारना है, बाहर करना है। के फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, एल फॉर लेंथ। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, दिस इज अ कनेक्टिंग रॉड हैविंग अ स्मॉल एंड हैविंग अ बिग एंड। तो स्मॉल एंड को सफिक्स में 1 यूज करता हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है L1 R1 एंड व्हाट अबाउट बिग M2, तो उसको L2 R2। तो दिस पॉइंट इंडिकेट्स CG, दिस पॉइंट इंडिकेट्स CG। तो CG से उसका सेंटर दैट इज L1, बिग एंड का L2। फिलहाल इतना समझो काफी है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आई कहाँ से आता है, पूरे बॉडी का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से मुझे मिलेगा, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो एम का यूनिट है केजी, के का यूनिट है मीटर, मीटर स्क्वायर। एंड आपको न्यूमेरिकल में इसका टोटल लेंथ गिवन होता है। तो L1 प्लस L2 वो वैल्यू आपको क्या होगी, गिवन होगी। सो बस इतना स्टेप्स आपको यूज करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो लेट्स सी। एक कनेक्टिंग रॉड, इससे मुझे पता चला मेरा न्यूमेरिकल है स्टैटिक एंड डायनामिक फोर्स एनालिसिस पे, जिसका मास कितना दिया हुआ है 2.5 kg। इट ऑसिलेट 60 टाइम्स इन 50 सेकेंड। ओके, मतलब 60 टाइम उसको ऑसिलेट होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकेंड। बट किसको, व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्मॉल एंड सेंटर। अगर मैं स्मॉल एंड सेंटर से अगर उसको हैंग करता हूँ तो मुझे टाइम कितना जाता है, 50 सेकेंड। इट विल टेक अ 45 सेकेंड्स व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बिग एंड। तो 45 सेकेंड भी टाइम दिया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा 60 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे एक बार स्मॉल एंड से उसको हैंग किया, एक बार बिग एंड से उसको हैंग किया और आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बिग एंड सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एंड बिग एंड सेंटर ऑफ द रॉड इज 220 mm। सो टोटल लेंथ गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एंड बिग एंड। सो टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है 0.22 मीटर आएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ सीजी। सीजी का पोजीशन कहाँ से मिलेगा, L1 एंड L2 फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कनेक्टिंग रॉड आपको क्या निकालना है, आई फाइंड आउट करना है। ओके, सो गिवन डेटा क्या क्या है, मास दिया हुआ है 2.5 kg और L1 L2 आपको दिया है 220 mm। बट मुझे mm में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन मीटर, सो 0.22 मीटर। ओके, तो यहाँ पे अभी इसका इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझेगा। यहाँ पे क्या किया, L1 या तो फिर L2 के फॉर्म में आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो, बट इसका यूज कहाँ पे होगा, वो तो नीचे न्यूमेरिकल में होगा। सो फिलहाल ये आपको समझेगा नहीं क्यों किया करके। तो देखते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या दिया, 2 टाइम पीरियड दिए हुए हैं। ओके, स्मॉल एंड एंड बिग एंड। तो स्मॉल एंड का टाइम पीरियड था 50 सेकेंड फॉर 60 ऑसिलेशन और बिग एंड का था 45 सेकेंड्स फॉर 60 ऑसिलेशन। देखो टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, 50 सेकेंड, तो सेकेंड डिवाइड बाय साइकिल। तो मुझे क्या मिला, 0.833 सेकेंड पर साइकिल। सिमिलरली फॉर बिग एंड के लिए मैंने TP2 बोलूंगा, स्मॉल के लिए 1 बोलना है, बिग के लिए 2 बोलना है। तो 45 डिवाइड बाय 60 0.75 सेकेंड पर साइकिल। गॉट इट। 2 टाइम पीरियड दिया है तो अभी आपको क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करना है। क्या था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2π इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी एल। ये फॉर्मूला भी आपको यूज करने का समय आ चुका है। ओके, सो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं स्मॉल एंड के लिए सॉल्व करूंगा। तो TP1 इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। सो जहाँ पे L था उसको मैं L1 से रिप्लेस करूंगा। TP1 आपको पता है
के एल कुछ भी नहीं पता है तो डिवाइड करो 2 पाई से, सो यू विल गेट 0.1326। फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है, और फिर उसको एनी हो ना के स्क्वायर के फॉर्म में लाके छोड़ दो। के स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इन द फॉर्म ऑफ L1। ये आपको स्टेप्स क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये सब कुछ किया मैंने के स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली आपको क्या करना है, TP2 फाइंड आउट करना है। ओके, सो जस्ट वेट। TP2 इज इक्वल टू 2 पाई के स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, मैंने उसको बोला अपॉन GL2। ओके, 0.75 दिया था, डिवाइड बाय 2 पाई किया, आपको मिलेगा 0.1193। अगेन इसको एनी हाउ सॉल्व करो और के स्क्वायर के फॉर्म में लाओ। पहला इक्वेशन मुझे L1 के फॉर्म में मिला, सेकंड मुझे L2 के फॉर्म में मिला। देखो दोनों इक्वेशन का LHS क्या है, सेम है, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको ये मिलेगा। बट गाइस इस इक्वेशन में L1 भी अननोन है, L2 भी अननोन है, क्या दोनों एट अ टाइम सॉल्व होगा? सेम इक्वेशन दो अननोन के साथ सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, L2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस था वहां पे जाके माइनस होगा, सो 0.22 माइनस L1। सो जहां जहां पे L2 है मैं उसको रिप्लेस करूंगा इससे 0.22 L1 से। तो पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन होगा, दैट इज L1। ओके, सो यहाँ पे गलती से भी गलती मत करना और L1 फाइंड आउट करना। MM में कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो जैसे आपको L1 मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, वापस से इस इक्वेशन में पुट करोगे और क्या फाइंड आउट करोगे, L2 फाइंड आउट करोगे। सो हो गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट आंसर सॉल्व हो गया। L1 पता चल गया, मतलब CG का डिस्टेंस पता चला फ्रॉम बिग एंड एंड स्मॉल एंड। नेक्स्ट आपको बोला था रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ से आएगा? गाइस रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस इक्वेशन के स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1725 L1 माइनस L1। तो यहाँ पे L1 का वैल्यू पुट करो, के स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, या तो फिर कोई बच्चा इस इक्वेशन में L2 का वैल्यू पुट करेगा 0.175 L1, सॉरी ये ऊपर वाला इक्वेशन 0.1396 L2, तो यहाँ पे भी L2 पुट करो, तो भी आपको मिलने वाला के क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे करके आपको क्या मिलेगा, के स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको के निकालना है। सो सेकंड आंसर भी सॉल्व हो गया। थर्ड आपको निकालना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम के स्क्वायर। मास ऑलरेडी गिवन था, के अपने अभी फ्रेश ताजा ताजा निकाला हुआ है, पुट करो गर्मा गर्म और वहां पे आंसर निकालो। यूनिट क्या रहेगा उसका, केजी मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, टीपी का फॉर्मूला यूज किया स्मॉल एंड के लिए, बिग एंड के लिए भी टीपी का फॉर्मूला यूज किया, दोनों को सॉल्व किया अप टू के स्क्वायर, फिर के स्क्वायर इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, फिर L1 L2 को हमने रिप्लेस किया, एक ही अननोन को रखा, फिर इधर हम L1 को निकालेंगे या तो फिर L2 को सॉल्व करेंगे। फिर मैंने L2 को निकाला तो L1 के इक्वेशन में पुट किया, L1 फाइंड आउट किया। फिर हमने क्या किया, किसी भी इक्वेशन में L1 L2 पुट करो और के स्क्वायर फाइंड आउट करो, के स्क्वायर से के मिला, फिर के स्क्वायर को यूज करके m को यूज करके आपने i निकाला। सो गाइज इस सीक्वेंस को याद रखो, बाहर करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये न्यूमेरिकल आपको वहां पे एज इट इज याद आना चाहिए। डिफिकल्ट था नहीं था, काफी है, सिर्फ ये लेंदी है। गॉट इट। नेक्स्ट, डायनामिक इक्विवेलेंट सिस्टम। डायनामिक इक्विवेलेंट सिस्टम मींस होता है क्या, एक सपोज एक रिजिड बॉडी है, उसको हमने सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दो इमेजिनरी मासेस में हमने उसको क्या कर दिया, इक्विवेलेंट सिस्टम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दीज आर द इमेजिनरी मासेस, मतलब एक पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसको हमने M1 बोला, दूसरे को हमने M2 बोला, और जरूर नहीं, और उसका CG से उसका स्मॉल का L1, बिग का L2, CG से उसका डिस्टेंस। जरूरी नहीं कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, जरूरी नहीं है। ओके, इसका अंदाजा आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। और यहाँ पे देखो, ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली बोला था कि यहाँ पे दो डेरिवेशन आपको करके जाना है, तो ये है वो फर्स्ट डेरिवेशन जो आपको करके जाना है। डिफाइन इक्विवेलेंट सिस्टम एंड स्टेट द कंडीशन। तो कंडीशन स्टेट करने के लिए बोला है, तो जरूरी नहीं कि इतना कुछ लिखना है आपको, काम की चीज सिर्फ इतनी है। मैं जितना हाईलाइट करके दे रहा हूँ ये सिर्फ आपकी काम की चीज है, बाकी जरूरी नहीं है। और फाइनल, ओके, तो ये है क्या, मैं आपको रफली काफी शॉर्टकट में बोलता हूँ।
डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम होता क्या है? देयर आर 3 कंडीशन। अगर मैं वो 2 इमेजिनरी मासेस को ऐड करता हूँ तो मुझे टोटल मास मिलना चाहिए, तो ये है एक फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं कपल को कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मास कंसिडर किया इनटू L1, तो M1 L1 शुड बी बैलेंस बाय M2 L2। मतलब जैसे कि एक कपल ने दूसरे कपल को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन इट इज स्टैटिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। एंड डायनामिकली इक्विवेलेंट कब होगा? जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। थर्ड कंडीशन क्या है? उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ig1 प्लस Ig2 वो टोटल के साथ मैच होना चाहिए। तो स्मॉल का M1 L1 स्क्वायर, बिग का M2 L2 स्क्वायर, वो मिला के मुझे M के स्क्वायर के साथ वो सेम वैल्यू होना चाहिए। सो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो होगा डायनामिक इक्विवेलेंट सिस्टम। अगर सिर्फ फर्स्ट टू होती है देन इट इज स्टैटिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। तो डायनामिक इक्विवेलेंट मासेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वो कहाँ से आता है? तो ये आपको ये फॉर्मूला रट्टा मानना है। ओके, तो यहाँ पे समझ के लो, दिस इज इमेजिनरी स्टैटिक डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम्स। ये L1 अलग होगा, सो दिमाग से निकाल दो कि भाई मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा, नहीं, दिस L1 इज अ डिफरेंट। M1 is equal to ML2. M1 is depends upon total mass M and opposite distance L2 upon L1 plus L2. ओके, इन दोनों का एडिशन उतना ही आएगा, L ही आएगा। नेक्स्ट M2 निकालना है, तो टोटल मास इनटू अपोजिट डिस्टेंस L1 अपॉन L1 प्लस L2। M1 क्या है? स्मॉल एंड मास। M2 क्या है? बिग एंड मास। और एक और इक्वेशन है, जैसे कि I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, तो के स्क्वायर कहाँ से आता है? तो L1 L2 से आता है। ओके, इसका यूज कहाँ पे होगा? तो वो देखते हैं, टू फाइंड L2। ये आपको न्यूमेरिकल में समझेगा, फिलहाल नहीं समझेगा। ओके, सो लेट्स सी, वो न्यूमेरिकल में देखते हैं। ओके, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू करंट कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड बोला तो समझ जाना है स्टैटिक एंड डायनामिक फोर्स एनालिसिस। मास दिया हुआ है 50 kg, डिस्टेंस बिटवीन बेरिंग सेंटर्स। ओके, टोटल लेंथ दिया हुआ है 900 mm, डायमीटर ऑफ बिग एंड। गाइस ये अलग है, डायमीटर गिवन नहीं था, इस बार डायमीटर गिवन है, तो क्या करना है? छोटा सा चेंज करना है, वो देखते हैं न्यूमेरिकल में। तो बिग एंड का डायमीटर दिया है तो मुझे बिग एंड का रेडियस मिलेगा जिसको मैं R2 बोलूंगा। एंड डायमीटर ऑफ स्मॉल एंड दिया है तो मुझे क्या मिलेगा? स्मॉल रेडियस मिलेगा जिसको मैं R1 बोलूंगा। टाइम ऑसिलेशन बिटवीन व्हेन सस्पेंडेड 1.7 सेकेंड फ्रॉम बिग एंड। तो बिग एंड का टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, मीन्स क्या दिया है? TP2। टाइम ऑसिलेशन व्हेन सस्पेंडेड फ्रॉम द स्मॉल एंड, तो स्मॉल एंड का TP1। तो दो टाइम पीरियड दिया हुआ है, फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ गायरेशन मींस k फाइंड आउट करना है। द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है पता है? द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द, तो यहाँ पे L1 L2 फाइंड आउट करना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आपको फाइंड आउट करना है। एंड द डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कंप्रोमाइजिंग टू मासेस एट द वन एंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टू मासेस वन एंड वन एट द स्मॉल एंड बेयरिंग। दो मासेस है, उसका जो एक स्मॉल एंड मासेस पे क्या रहेगा? उसका मास, उसका पोजीशन होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है K, L1 L2, I निकालना है, और डायनेमिक इक्विवेलेंट मासेस M1 एंड M2 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो रेडियस दिया था तो उसके वजह से क्या होगा? देखो, मास तो दिया हुआ है 50 kg, डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है 900 मीटर। तो यहाँ पे जैसे कि पहले हमने किया था, L2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस L1। इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि आपने पहले न्यूमेरिकल देखा है। तो यहाँ पे उन्होंने रेडियस दी, डायमीटर दिया, तो मुझे R1 भी मिला, R2 भी मिला। ओके, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। इस यहाँ पे L1 डैश, डैश देख के बच्चा डर जाता है, भाई हमसे तो सिंगल सॉल्व नहीं होता, ये डैश को कहाँ से सॉल्व करें? ये डैश क्या इंडिकेट करता है? ये टोटल लेंथ L1 और उसका छोटा सा वो रेडियस R1। तो L1 डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा? L1 प्लस R1। ओके, R1 तो आपको पता है। सिमिलरली आपको क्या फाइंड आउट करना है? L2 डैश इज इक्वल टू L2 प्लस R2, वो भी आपको पता है। बट L2 क्या है? L2 हमने ऑलरेडी देखा है, L2 क्या है? 0.9 माइनस L1 है,
तो वहाँ पे पुट करो, L2 को रिप्लेस करो, फिर 0.9 प्लस 0.05 यू विल गेट 0.75 L1. सो दिस इज अ रॉन्ग सॉल्व, ये रॉन्ग सॉल्व है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, सो एक बार इसको सॉल्व करके देखो. नेक्स्ट स्टेप्स क्या करना है आपको, टाइम पीरियड दिया हुआ है, स्मॉल का टाइम पीरियड दिया है तो आपने फॉर्मूला यूज किया, टीपी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस L1 डैश का स्क्वायर बोला G अपॉन L1 डैश. ओके, फिर L1 डैश आपको पता है वो आपने पुट कर दिया, फिर अच्छे से टाइम पास करते करते आपने सॉल्व किया और के स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इन द फॉर्म ऑफ L1 निकाला. सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, TP2 के लिए टाइम पास 2 करना है आपको 1.7 सेकेंड. तो यहाँ पे L2 के फॉर्म में था, फिर L2 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे इन द फॉर्म ऑफ L1, वो पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड किया, फाइनली क्या निकाला, के स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग. ओके, सो LHS क्या है, सेम है, इक्वेट बोथ इक्वेशन. तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा. अभी यहाँ पे भी काफी पेशेंस के साथ उसको सॉल्व करो. यहाँ पे अननोन क्या है देखो, L1 ही अननोन है, सो यू विल गेट L1 आपको मिला 0.34 मीटर. जैसे L1 मिला आप ऊपर यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, 0.9 माइनस L1 था, सो L1 पुट कर दो, यू विल गेट L2. गॉट इट, सेम प्रोसीजर. नेक्स्ट L1 पता है, L2 पता है, और हमें के स्क्वायर का फॉर्मूला पता है. ओके, सो यहाँ पे जो L1 या तो फिर L2 है, तो किसी भी ऊपर के इक्वेशन में पुट कर दो. देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 है जहाँ पे L1 की जरूरत है, L1 पुट कर दो, के स्क्वायर निकालो. या तो फिर कोई बच्चा यहाँ पे L2 पुट करेगा, के स्क्वायर निकाला तो भी चलेगा. तो एनी हो आपको क्या निकालना है, के स्क्वायर निकालना है, और के का स्क्वायर रूट में डाल दो, आपका फाइनल आंसर. ठीक, तो दो चीजें सॉल्व हो गई. तीसरा उन्होंने पूछा था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर, m पता है, k पता है, फाइंड आउट i. और यहाँ पे जो चौथा पूछा था, क्या पूछा था, डायनामिक इक्विवेलेंट मासेस, जो उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया, भूल गए वो आराम से. तो डायनामिक इक्विवेलेंट मासेस कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से आएंगे. m1 इज इक्वल टू टोटल मास, जो कि वहाँ पे भी गिवन है, L2 वो हमें पता है, L1 प्लस L2 हमें पता है, तो ऐसे करके आपको m1 निकालना है, सेम आपको m2 निकालना है. तो वहाँ पे एक्चुअली प्रॉपरली क्रॉप हुआ है, m1 तो आपको शो हो रहा है, बट m2 का सिर्फ फाइनल वैल्यू दिख रहा है. सो गाइस एक बार इसका प्रैक्टिस करो. ओके, सिंपल है, रट्टा मारना है, दो तीन फॉर्मूलाज है. ओके, सो अभी तक हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया, और फिर उसके बाद हमने क्या यूज किया, ये दोनों फॉर्मूलाज यूज किए. ये फॉर्मूला को भी अभी यूज करना बाकी है, बस दैट्स इट. इतना बताए तो भी काफी होगा. नेक्स्ट, द कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ गैसोलीन इंजन इज अ 300 mm लॉन्ग. ओके, टोटल लेंथ दिया हुआ कितना, 300 mm, so 0.3 मीटर. इट हैज अ मास ऑफ 15 kg, m दिया हुआ है 15 kg. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7000 kg mm स्क्वायर, mm स्क्वायर है, 10⁻³ का स्क्वायर मींस 10⁻6 मीटर स्क्वायर आएगा. तो 7000 इंटू 10⁻6 मींस 7 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे. तो आपको क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है. इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट 200 mm फ्रॉम द स्मॉल एंड. CG स्मॉल एंड से 200 mm दूर है, मींस क्या दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है. डिटरमाइन डायनामिक इक्विवेलेंट टू मासेस, m1 निकालना है, m2 निकालना है. इफ वन ऑफ द मास इज लोकेटेड एट अ स्मॉल एंड सेंटर, तो उसमें से एक जो मास है वो कहाँ पे है, स्मॉल एंड सेंटर पे है. ओके, स्मॉल एंड सेंटर पे, यहीं पे है उसका पोजीशन. ओके, सो जैसे तो यहाँ पे आपको क्या निकाला, m1 निकाला है, आपको m2 निकालना है. तो आपको सामने ये फॉर्मूला सबको पता होगा. मास तो दिया है कि आपको L2 पता है, कि आपको L1 पता है, L1 तो पता है, L1 तो गिवन है, कितना गिवन है, 0.2 मीटर, बट L2 नहीं पता है. तो L2 कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2. तो के स्क्वायर कहाँ से आएगा, आपको आई दिया हुआ है, आपको m पता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर करके के स्क्वायर आपको निकाल के लेना है, वो के यहाँ पे यूज करना है. L1 पता है, यू विल गेट L2. तो के स्क्वायर पता है, L1 L2 पता है, सब कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, फाइनल आंसर निकालो. तो ये जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है.
गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया। देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।